नहीं, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये हमारी सिक्योरिटी में बड़ी सेंग लगी है, बट इट वाज कमिंग। बड़ी, देखिए मैं 71 का युद्ध लड़ चुका हूँ, हमने बड़ी पोलराइजेशन देखी है बांग्लादेश के अंदर, मुक्ति योद्धास के बीच में जो अपने देश में लड़े, जिन्होंने पाकिस्तान की बर्बरता क्रूर फौज के खिलाफ लड़ाई करी, अपने देश को आज़ाद कराया, वो मुक्ति योद्धा थे, ठीक है। लेकिन जब लड़ाई ख़त्म हो गई तब पाकिस्तान से बांग्लादेश के वो अफसर जो वहाँ रह गए थे वेस्ट पाकिस्तान में, वो लोग आए, जियाउर रहमान जैसे, और वो एक इस्लामिक तबका था, वेरी प्रो ISI, वेरी प्रो पाकिस्तान, और उन्होंने आके जो है फेरबदल किया। और 1975 में आज मुझे देजा वू लग रहा है साहब, उस वक़्त भी इस तरह उनके खिलाफ साजिश हुई थी। हमारी रॉ ने अपना भेजा था हेलीकॉप्टर उनको बाहर निकालने के लिए। बंगबंधु बेचारे कहने लगे कि कोई मेरा बच्चा मेरे खिलाफ हथियार नहीं उठाएगा, ऐसा काम नहीं करेगा, मैं तो उनके पिता समान हूँ। लेकिन उन्होंने एक ना सुनी, वो हेलीकॉप्टर को खाली आना पड़ा, उनके पूरे परिवार का समूल नाश कर दिया, केवल बेचारी हसीना वाजेद बची थी। सन 2005 तक फिर काया पलट हुआ, मुक्ति योद्धाओं का पलड़ा फिर बांग्लादेश में भारी हुआ, और अब 3 टर्म्स लगातार मैडम हसीना वाजेद रही हैं। शी इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया, उनकी तो ख़ानदानी ताल्लुकात हैं भारत के और उनके, हम जंग इकट्ठे लड़े हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने में मुक्ति बाहिनी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हसीना वाजेद मैडम कह रही थी पिछले 3-4 महीनों से कि अमेरिका मुझसे बेस मांग रहा है, आइलैंड हमको दे दो, राइट। और जो वहाँ पे चीन कह रहा था कि तीस्ता का प्रोजेक्ट हमें दो, उन्होंने भारत को दिया। और फिर वो कह रहा था अपने सबमरीन के बेसिंग के राइट्स मुझे चाहिए, ठीक है। दुश्मन तो उनके बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिका कह रहा था कि वो इस इलेक्शन को वाजिब नहीं मानते क्योंकि BNP ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब कोई जबरन तो BNP को पार्टिसिपेट नहीं करा सकता, लेकिन ये जो पोलराइजेशन बांग्लादेश की है, इट हैज़ टेकन अनदर टर्न ऑफ द स्क्रू। और अब जो है ये मैदान कू है, ये शरेआम वायलेट रेवोल्यूशन है। पिंक बोलें, वायलेट बोलें या अरब स्प्रिंग बोल दें, ये बाहर से कराई गई एक स्ट्रीट रेवोल्यूशन है जो कि मास टेक्सटिंग से होती है। जिस तरह फ्लैश डांस किया जाता है टेक्सटिंग करके, उसी तरह फ्लैश मॉब्स इकट्ठे किए गए हैं और बड़े मुस्तैदी से फ़ौज वहाँ पीछे हट गई, फायर नहीं किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो तियानमेन स्क्वायर नहीं करना चाहते थे चीनी फौज की तरह, लेकिन उनको तो फिर अल्टीमेटम दे के जाने को बोला है। कुछ फोटोग्राफ्स आपकी चैनल पे हमने देखी है यूनिफॉर्म में, पिक्चर्स ऑन एयर, जवान वहाँ शेख हसीना रिजाइनिंग अंदर वो वैंडलाइजेशन कर रहे थे, शेख हसीना रिजाइनिंग की फोटो जो भी जीडी साहब बोल रहे हैं तोड़ रहे थे। बिल्कुल जीडी साहब, मैं वो तस्वीरी जनरल साहब, ये मैं आपको जनरल साहब आई एम गेटिंग दोस विजुअल्स ऑन एयर नाउ। ये एक और ग्राफिक में मैं आऊंगा घर में उस पर, लेकिन पहले वो रेजिग्नेशन वाले विजुअल्स जो जीडी साहब बोल रहे हैं, जनरल साहब बोल रहे थे। जनरल साहब वो विजुअल्स जब वो रिजाइन करती हैं, आई एम गोना गेट इट ऑन एयर, और वो साफ है कि वो आर्मी बेस पे कराए हुए हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं। शेख हसीना के रेजिग्नेशन के विजुअल्स ऑन एयर प्लीज, कैन वी हैव दोस विजुअल्स, इसके बारे में जनरल साहब बोल रहे थे अभी। शेख हसीना के रेजिग्नेशन विजुअल्स, ये किस तरह से उनका घर रैंसैक किया गया वो है, बट कैन वी हैव द रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर नाउ गरिमा प्लीज। वो अभी रेजिग्नेशन विजुअल्स हम ऑन एयर करा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट के विजुअल्स है, रेजिग्नेशन विजुअल्स ऑन एयर। ये वो तस्वीरें जनरल साहब जो आप बोल रहे थे, ओनली जनरल साहब ऑन दीस विजुअल्स। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। जी जनरल साहब आप बोल रहे थे। जी देखिए, मैं कहना चाहता था कि ये एक कू है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ मिर्ज़ा साहब के साथ, ये अमेरिका का कू है, जॉर्ज सोरेस का कू है। जो इंटरिम गवर्नमेंट के नाम बताए जा रहे हैं उनमें मोहम्मद यूनुस का नाम है, उसको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था, जेल में डाला था मेरे ख्याल हसीना वाजिद ने उसको, उसके काफ़ी ताल्लुकात हैं, वो चहेते भी हैं जॉर्ज सोरेस के। सो देयर इज़ मोर देन मीट्स द आई। इट इज़ नॉट सिंपल
क्वेश्चन ऑफ जिसको आप बोले कि एंटी इनकम्बेंसी है, हर डेमोक्रेसी में होता है, बट दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन जो कि फौज के अफसर सर पे खड़े होके कराएं। पाकिस्तान से ये फौज काफ़ी सुधर गई थी बांग्लादेश की, हमें काफ़ी अच्छी फौज है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई आदतें मुझे लग रहा है कि अब वो जो पाकिस्तान की फ़ौज की हैं वो भी अब इनमें कुछ आ गए हैं तबका, जैसे मैंने बताया पोलराइजेशन है मुक्ति योद्धास के बीच में जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ी, और वो ऑफिसर्स की जो तबका जो कि पाकिस्तान में रह गया था, ऐशो आराम से बैठा हुआ था। अब तो खैर पूरी जनरेशन की बदली हो गई है, बट द गेम इज नॉट ओवर। The game is not over till you say so. Number one. Sir, point taken. Number two. नहीं, please, ऐश्वर्या, one second. Please take your time. मुझे, मैं दूसरा कहना चाहता हूँ कि हसीना वाजेद और उनका पूरा खानदान भारत के काफ़ी मित्र रहे हैं। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर 71 की लड़ाई लड़े हैं, और उन्होंने काफ़ी हमारे रिश्तों में सुधार लाया था। वी कांट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, माफ़ कीजिए, वी कैनॉट बी फेयर वेदर फ्रेंड्स, कि जब तक अच्छा जा रहा है हम आपके साथ हैं, जिस दिन आप पे मुसीबत आई तो तू कौन मैं कौन, ये बड़ा फौजी तरीका है सोचने का। अगर वो असाइलम मांगना भी चाहती हैं इंग्लैंड वगैरह में, भारत भी दे सकता है। हमने तिब्बत के दलाई लामा को असाइलम दिया है। इसमें मुझे समझ नहीं आया कि हम इतने क्यों इतरा जाएं, इतने क्यों घबरा जाएं कि वहाँ के जो कट्टरपंथी हैं हमें खा जाएंगे, सरसवा खा जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वी शुड ऑल्सो बी लॉयल टू दोज हु हैव बीन फ्रेंडली विद अस। पॉइंट टेकन सर, बिल्कुल, उसमें कोई खराबी नहीं। तो तुम कौन मैं कौन, मैं अच्छा बिल्कुल आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात मानता हूं जनरल साहब। शेख हसीना ने भारत की मदद की है, भारत के साथ रही हैं और हमेशा प्रो इंडिया स्टांस रखा है। हालांकि इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स के बावजूद ओमकारेश्वर पांडे जी, राहुल देव जी, बेने जी, मिर्जा जी, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, तो जब इतना सब कुछ शेख हसीना के लिए भारत कर रहा है और अभी तक उन्हें यूके ने असाइलम नहीं दिया, भारत से उन्होंने असाइलम नहीं मांगा है दीपक जी, लेकिन ओमकारेश्वर जी, भारत इस समय ये देख रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो नहीं मिल रहे हैं उनसे, वो इस समय एयरबेस पे है, किस पे, T3 पे नहीं है, इंडियन एयरफोर्स की बेस पे है हिंडन, वहां पे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार उनसे मिलने जाते हैं। ऑफिशियली भारत कह रहा है हमसे कोई मदद मांगी नहीं है, हम मदद कर नहीं रहे। बांग्लादेश में लाखों लोग ढाका की सड़कों पे उतरे हुए, भारत और क्या कर सकता था इससे ज्यादा? ओमकारेश्वर जी, ये ठीक स्टैंड है ऐश्वर्या जी, ये भारत सरकार का ठीक स्टैंड है, बैलेंस मान रहा है कि उन्होंने हमसे मदद मांगी नहीं है और हम उनको मदद दे नहीं रहे हैं, हम कोई हस्तक्षेप कर नहीं रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुझे लगता है आंख मूंद के और इमोशनली चलना बेवकूफी होती है। ये सही है कि भारत के साथ शेख हसीना वाजेद के बड़े अच्छे रिलेशन रहे हैं, पहले भी वो एग्जाइल में यहाँ रह चुकी हैं और अभी भी पिछले 3 टर्म से चौथे टर्म जीत के आई हैं, भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं। लेकिन क्या ये रिश्ते बांग्लादेश की तरफ से भी शेख हसीना ने अच्छे रखे हैं? आप देखेंगे कि पिछले 15 सालों में जब से उनकी सरकार है तब से चाइना के साथ उनके रिलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, और मैं उसका कंक्रीट एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे साथ उनके जो ट्रेड रिलेशन हैं वो 3 गुना बढ़े हैं, 200% ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन फिर भी $21 बिलियन तक रुके। लेकिन चाइना के साथ उनके रिलेशन $24 बिलियन से ऊपर पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं चाइना उनको स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में मदद कर रहा है। चाइना हमारे तिस्ता प्रोजेक्ट में $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि डायरेक्टली हमें अफेक्ट करता है। चाइना ने वहां 700 कंपनियां जो हैं उनको प्रमोट किया है और उसको बांग्लादेश जो है वो बढ़ावा दे रही है। उन्होंने 5.5 लाख उनके जॉब क्रिएशन दिए। तो कहीं ना कहीं चाइना के बांग्लादेश के यूथ में चाइना का प्रभाव आया है। और आज इसीलिए जब अनएम्प्लॉयमेंट को लेके और शेख हसीना के डिक्टेटोरियल
अप्रोच को लेके वहां अपराइजिंग उठी है, तो यह समझना स्वाभाविक है कि इसके पीछे कौन है। कम से कम भारत तो नहीं है, भारत के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, तो वो उनके साथ अपराइजिंग नहीं कर सकता। तो अपराइजिंग कौन कर रहा है? लेकिन इस अपराइजिंग के पीछे शेख हसीना स्वयं जिम्मेवार हैं, क्योंकि आज उनके टैंक हो, उनके जेट्स हो, उनके फ्रिगेट्स हो, सब चाइना से आ रहे हैं। मिलिट्री रिलेशंस उन्होंने चाइना से बढ़ाए हैं और दोस्ती हमारी तरफ। हमारा एक्टिस्ट पॉलिसी है, उनका लुकिस्ट पॉलिसी है। उस लुकिस्ट पॉलिसी में उन्होंने चाइना के साथ ज्यादा बेहतर संबंध भारत की तुलना में बनाए हैं और भारत के साथ कहने के लिए हमारे अच्छे रिलेशन हैं। तो हमें इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा कि आज जो अपराइजिंग हुई है उसका फैक्ट यह भी है कि 170 मिलियन बांग्लादेशी पॉपुलेशन में से 32 मिलियन बेरोजगार हैं और उसमें आप 30% वॉर वेटरन्स की फैमिलीज को रिजर्वेशन दे रहे थे। उसी विजुअल्स पे रहेगा गरिमा जी, क्योंकि जो बात ओमकारेश्वर जी कह रहे हैं विनय जी और दीपक जी, इसमें एक सिमिलैरिटी है। ओमकारेश्वर जी जो आपने बात की, हमने ये इस तरह की के विजुअल्स विनय बाबू श्रीलंका में भी देखे थे दीपक जी, कि किस तरह से लोग प्रधानमंत्री के आवास में घुस जाते हैं, पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। हाँ नहीं, कैपिटल हिल में नहीं, मैं क्या कह रहा था घुस गया, हाँ दैट इज ऑल्सो सेम, बट मैं कह रहा था वहां भी एक फ्रस्ट्रेशन है पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ, जो मैंने श्रीलंका में देखा था। घर में घुस गए, फ्रिज से कुछ निकाल दे रहे हैं, फ्रिज से कोई चिकन निकाल रहा है। जैसे भी पाकिस्तान में हमने देखा था कि एक जनरल के घर में घुस गए, कोल्ड ड्रिंक की बोतल ही निकाल के ले गए, कुछ नहीं मिला तो उसके मुर्गे ही ले गए निकाल के। पाकिस्तान में भी देखा था, बट देयर इज अ सिमिलैरिटी इन एक्शन। ये जो कह रहे थे अभी ओमकारेश्वर जी कि वहां पे 32 मिलियन अनएम्प्लॉयमेंट है, कुर्सियां उठा के ले गए, कालीन उठा के ले गए। हाँ, तो यहां भी कुछ ऐसे हो रहा है, कोई किसी के फ्रिज से चिकन खा रहा है, कोई किसी के कपड़े ले जा रहा है, कोई किसी के बेड पे सो के तस्वीर खींच रहा है। विनय बाबू क्या हो रहा है? दीपक जी आ रहा हूं उसके बाद। मैं थोड़ा ओंकार सर ने अभी कहा कि स्मार्ट बांग्लादेश बनाने में चाइना मदद कर रहा है, तो बना दिया स्मार्ट बांग्लादेश, स्क्रीन पे दिख रहा है स्मार्ट बांग्लादेश। पर ये भारत के लिए दिक्कत है। दूसरा, यहाँ पे अगर रेडिकल पावर्स जिनके बारे में आप इतना लिखते हैं, अगर वो उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा, इंपैक्ट क्रिएट कर रहा है। उसके बारे में बख्शी सर ने जो कहा कि मास टेक्सटिंग, फिर क्लास ग्रुप्स तैयार किए जाते हैं, ये बेसिकली क्या है? ये अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका है या नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का तरीका है, जिसको 5th जनरेशन वॉरफेयर टेक्निक कहते हैं आप। और जो ओंकार सर बोल रहे हैं कि वहां इतनी संख्या एक अनएम्प्लॉयड यूथ की है, तो उनको रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है। और ये बेसिकली प्रोपेगेंडा है जिसका इस्तेमाल एक वेपन की तरह किया जाता है। क्लास ग्रुप्स रेडी हो जाते हैं और लास्ट में कैपिटल हिल भी हो जाता है, श्रीलंका में जो हुआ वो भी हो जाता है, और जो अभी स्क्रीन पे बांग्लादेश में दिख रहा है वो भी हो जाता है। मैं क्यों ये कह रहा हूँ सूर्य भाई कि ये ऑर्गेनिक नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि कोई एकदम बेदना है वहां पर और एकाएक लोग आ गए हैं, ये लाया गया है। और सर जो बोल रहे हैं कि सोरोस का हाथ है, हाँ है। वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से दिख रही है, पूरा दिख रहा है कि एजेंडा है साहब उनका, और पूरा एजेंडा दिख रहा है उनका। दूसरा, एक इसमें सिंबॉलिक चीज है कि शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ी जा रही है। इसका मतलब यह है कि शेख मुजीबुर रहमान का जो मॉडल है वो नहीं चाहिए, और शेख मुजीबुर रहमान का मॉडल नहीं चाहिए तो वही मॉडल चाहिए जिसके खिलाफ शेख मुजीबुर रहमान खड़े। वो कौन सा है? वही पुराना मॉडल टेररिज्म का, रेप का है, रेडिकलाइजेशन। बांग्लादेश के स्थानीय महिलाओं के साथ अत्याचार, अनाचार, दुराचार की प्रॉब्लम उससे है। कौन सी पावर्स काबिज हो जाएंगी सत्ता पे बांग्लादेश में? दीपक दादा योर व्यू पॉइंट, उनका फ्रेम चला गया है। मैं